वेलकम टू इन्फी मैथ। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इस थ्योरम के बारे में हम लोग तब से जानते हैं जब से हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, यानी 8-9 क्लास से ही। रियल नंबर पर भी जो n डिग्री का पॉलिनोमियल होता था, हम लोग जानते हैं कि उसके कम से कम मैक्सिमम n रूट होंगे, और ये फंडामेंटल थ्योरम के कारण ही कहीं ना कहीं होता है। हालांकि ये थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर पर है, जो कि हम लोग काफ़ी बाद में पढ़ते हैं, लेकिन रियल नंबर पर हम लोग जानते हैं कि एक n डिग्री पॉलिनोमियल का मैक्सिमम n रूट हो सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ये गारंटी करता है कि अगर वो पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स नंबर पर है तो उसके n रूट एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हालांकि सिर्फ एक रूट की गारंटी देता है किसी n डिग्री पॉलिनोमियल के, लेकिन हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके n रूट का एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की कुछ जनरल बातें देखते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा गारंटी करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट फॉर ऑल नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। यानी पॉलिनोमियल के अगर कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उसके सारे रूट एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर नेसेसरी है। ये जो थ्योरम है ये रियल नंबर पर होल्ड नहीं करता है। एक सिंपल एग्जांपल है x² + 1। यह पॉलिनोमियल हम लोग रियल नंबर पर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस पॉलिनोमियल का कोई भी रूट रियल नंबर पर एग्जिस्ट नहीं करता है। इस थ्योरम का यूज़ अलजेब्रा और न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे पेपर में ये दिखाने के लिए किया जाता है कि पॉलिनोमियल हमेशा सॉल्वेबल है ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का यूज़ मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में किया जाता है, इंक्लूडिंग अलजेब्रा, एनालिसिस, ज्योमेट्री, और इसलिए इसका नाम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है। हालांकि ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ जब हम लोग देखेंगे तो ये रूट निकालने के मेथड के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ दिखाता है कि रूट एग्जिस्ट करता है। ये रूट निकालने का तरीका नहीं बताता, इसलिए हम लोगों को न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ करना पड़ता है जब भी हमें रूट निकालने की ज़रूरत होती है एक जनरल पॉलिनोमियल का। अब हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का स्टेटमेंट दूसरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थ्योरम की तरह ही काफ़ी सिंपल है। हालांकि इस थ्योरम का नाम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, लेकिन यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का थ्योरम है। एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज एट लीस्ट वन रूट ओवर सी। यहाँ पे फील्ड मेंशन नहीं किया गया है कि पॉलिनोमियल कहाँ पर है, लेकिन पॉलिनोमियल जो लिया गया है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर एज्यूम किया गया है। तो किसी भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कम से कम एक रूट होता है ओवर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो मुख्य रूप से लाइवलीज थ्योरम के रिजल्ट पर आधारित है। तो चलिए हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो मान लीजिए pz कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो वह दिखने में कैसा होगा? a0 a1z a2z² प्लस अप टू an(z)n, और चूंकि ये एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो an नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर ये सारे ही कोफिशिएंट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर होंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स फील्ड पर है। अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि इस पॉलिनोमियल का कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ये जो प्रूफ है ये प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन है। अब चूंकि इस पॉलिनोमियल pz का पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में वेल डिफाइंड होगा और हर पॉइंट पर एनालिटिक होगा। इसका मतलब है कि इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज gz इक्वल्स टू 1/pz, ये एक इंटायर फंक्शन है, और इंटायर फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होता है। और इंटायर फंक्शन से जो थ्योरम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो है लाइवलीज थ्योरम, जो कहता है कि अगर इंटायर फंक्शन बाउंडेड है तो वो कांस्टेंट होगा। तो हमारा जो आइडिया होगा वो इसको बाउंडेड दिखाने का होगा। अब हम लोग एक लिमिट कंसीडर करते हैं pz/z⁴n, और लिमिट z गोज टू इन्फिनिटी। तो जब हम इस पॉलिनोमियल को z⁴n से डिवाइड करेंगे
तो हमें जो पहला टर्म मिलेगा वो एक्चुअल में यहाँ पर इसको अपोजिट तरीके से लिखा गया है। इस टर्म में जब z टू द पावर n डिवाइड होगा तो यहाँ पर मिलेगा an। इसके पीछे वाले टर्म में जब z टू द पावर n से डिवाइड होगा तो एक z नीचे बच जाएगा, और उसी तरह इस कांस्टेंट टर्म में सारे z बच जाएंगे तो a नॉट बाई z टू द पावर n होगा। और जब हम लिमिट लेंगे z गोज़ टू इन्फिनिटी तो ये सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, और इसलिए इसका जो लिमिट है एट z गोज़ टू इन्फिनिटी वो इसके लीडिंग टर्म an के बराबर होगा। अब चूंकि pz बाई z टू द पावर n का लिमिट an है तो हम लोग लिमिट का डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए r एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो कि इस एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, सच दैट जब भी मॉड z इस r एप्सिलॉन से बड़ा होगा, ये जो pz बाई z टू द पावर n का डिस्टेंस है an से वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा, क्योंकि ये जो है an पर कन्वर्ज कर रहा है एट z गोज़ टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन यूज़ किया गया है लिमिट का वो लिमिट एट इन्फिनिटी का यूज़ किया गया है। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी से हम लोग इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं, दिस इज़ ग्रेटर दैन मॉड ऑफ दिस दैट इज़ दिस माइनस मॉड ऑफ दिस दैट इज़ दिस। और अब हम लोग इस पार्ट को इग्नोर कर देंगे तो ये जो क्वांटिटी है ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, और जो कि इक्विवेलेंट होगी दिस क्वांटिटी इज लाइज बिटवीन दिस लिमिट मॉड an माइनस एप्सिलॉन एंड मॉड an प्लस एप्सिलॉन। चूँकि ये इनइक्वालिटी हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग एक पार्टिकुलर एप्सिलॉन चूज करेंगे, एप्सिलॉन इक्वल्स टू मॉड n बाई 2। चूँकि an नॉन जीरो है तो ये मॉड an बाई 2 एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अब इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग भी हमें एक रियल नंबर r मिलेगा, सच दैट जब भी मॉड z ग्रेटर देन r होगा तो इस लेफ्ट पार्ट से जब यहाँ पर हम लोग मॉड an माइनस मॉड an बाई 2 लेंगे, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा मॉड an बाई 2। तो फ्रॉम दिस लेफ्ट पार्ट ऑफ द inequality we get pz by z to the power n is greater than mod an by 2। और जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा mod of 1 by pz is less than equals to 2 divided by an into z to the power n, और z की जो मिनिमम वैल्यू है वो है r, तो रेसिप्रोकल में वो एक अपर बाउंड बना देगा। तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन 2 डिवाइडेड बाय an into r to the power n, और ये पूरा जो क्वांटिटी होगा दैट विल बी बाउंडेड बाय से m1, जहाँ m1 कोई रियल नंबर है। कहने का मतलब है कि इफ़ वी हैव ए सर्कल ऑफ रेडियस r, तो इस सर्कल के बाहर ये जो फंक्शन g है वो बाउंडेड है m1 से। अब हम लोगों को ये सोचना है इस फंक्शन को बाउंडेड दिखाने के लिए कि इस सर्कल के अंदर क्या फंक्शन बाउंडेड है। तो लास्ट रिजल्ट से हम लोगों ने देखा कि इस सर्कल के आउटर रीजन में ये जो फंक्शन gz है दैट इज़ बाउंडेड बाय m1। हम लोग जानते हैं कि ये जो बचा हुआ पार्ट है ये एक डिस्क है, और डिस्क एक कॉम्पैक्ट सेट होता है। चूँकि g फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, इसका मतलब g पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है, और इसलिए यह पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कंटिन्यूअस है। और किसी भी कॉम्पैक्ट सेट का जो इमेज होता है किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर वो भी कॉम्पैक्ट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो डिस्क है जो कि dr से रिप्रेजेंट किया गया है उसका हम इमेज लें अंडर g, तो वो भी कॉम्पैक्ट आएगा, और कॉम्पैक्ट सेट का जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होता है वो भी उस सेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो gz है इसका एक मैक्सिमम वैल्यू है ऑन द सेट dr, और उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं m2 से। कहने का मतलब है कि ये जो डिस्क है इसमें जो फंक्शन g है वो m2 से बाउंडेड है। अगर हम दोनों रिजल्ट को साथ लें तो ये फंक्शन g इस डिस्क के बाहर m1 से बाउंडेड है, जबकि इस डिस्क पर m2 से बाउंडेड है। तो दोनों का अगर हम मैक्सिमम ले लें इस m1 और m2 का,
तो ये फंक्शन g जो है उस क्वांटिटी से बाउंडेड होगा। सो इफ वी टेक m इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2 देन g is bounded by that m and hence by Lively's theorem gz is constant। चूंकि g एक इंटायर फंक्शन है और ये m से बाउंडेड है तो ये कांस्टेंट होगा बाय लाइवलीज थ्योरम के। लेकिन अगर g कांस्टेंट है तो उसका रेसिप्रोकल f वो भी कांस्टेंट होगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हमारा जो फंक्शन f है वो दिया हुआ है नॉन कांस्टेंट। इसलिए हमारा जो एजम्पशन है कि एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल fz का कोई रूट नहीं होता है वो गलत है, एंड हेंस दिस पॉलिनोमियल fz हैज एटलीस्ट वन रूट इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का प्रूफ है। तो हम लोग प्रूफ को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉलिनोमियल लेते हैं जिसका कि कोई रूट नहीं होता है। उसके बाद हम लोग उस पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और चूंकि पॉलिनोमियल का कोई रूट नहीं है तो ये जो फंक्शन gz है ये एक एंटायर फंक्शन हो जाता है। अब उसके बाद जो मेन स्टेप है pz बाई z टू द पावर n का लिमिट लेते हैं एट z गोज टू इन्फिनिटी, तो ये an पर कन्वर्ज होता है। और जब हम लिमिट का डेफिनेशन लगाएंगे तो pz बाई z टू द पावर n किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए मॉड an माइनस एप्सिलॉन और मॉड an प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करता है। तो इस लेफ्ट इनइक्वालिटी में हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू ले लेते हैं मॉड an बाय हाफ, ताकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए। तो इस पार्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए हमें एक r मिलेगा सच दैट जब भी मॉड z r के बराबर होगा ये 1 बाई pz, यानी ये क्या है, ये gz है, ये m1 से छोटा हो जाएगा ऑन द आउटसाइड रीजन ऑफ दिस डिस्क ऑफ रेडियस r। उसके बाद डिस्क के अंदर फंक्शन को बाउंड करने के लिए हम लोग जो आर्गुमेंट यूज़ करेंगे कि किसी भी कॉम्पैक्ट सेट का जो इमेज है अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन वो कॉम्पैक्ट होता है, और चूंकि ये डिस्क जो है ये एक कॉम्पैक्ट सेट है इसलिए इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा अंडर gz, और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग m2 बोलेंगे। तो ये जो फंक्शन gz है ये m1 और m2 के मैक्सिमम वैल्यू से बाउंडेड होगा इन द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इसके बाद चूंकि ये एक इंटायर फंक्शन है और साथ ही साथ बाउंडेड है तो लाइवलीज थ्योरम से gz कांस्टेंट हो जाएगा, और gz अगर कांस्टेंट होगा तो उसका रेसिप्रोकल fz भी कांस्टेंट होगा, जो कि हमारे एजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करता है। और इसलिए फंक्शन fz का कम से कम एक रूट कॉम्प्लेक्स प्लेन में होता ही होता है। अब एक रूट दिखाने के बाद ये दिखाना आसान है फैक्टर थ्योरम से कि इसके एक्चुअल में n रूट होंगे। तो आप कह सकते हैं किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल के ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली n रूट्स होंगे काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, यानी एक रूट 2 बार आ सकता है। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।